इस चैप्टर का सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर हालांकि टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसका मतलब क्या है, जरा आप इसको इससे पहले समझो। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब ये है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है देशभक्ति, देश के प्रति प्यार का भावना होना, प्राउड होना, यही हमारा कहलाता है नेशनलिज्म। अब देखो, आपके अंदर देशभक्ति कब आएगा, उसी को हम लोग कहेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यानी कि एक तरीके से आपके अंदर वो भावना कब आ सकता है कि आपके अंदर एकदम देशभक्ति का ना पूरा एकदम संचार हो जाए कि हाँ, हमको देश के लिए कुछ करना है, या फिर पूरा देश मेरा है तो कोई कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का चीज़ आपके अंदर कब आएगा? तो कुछ ऐसे बातें इसमें कही गई हैं जिससे आपके अंदर देशभक्ति का भावना बढ़ जाता है। तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखा जाए तो सिंपल है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कुछ ऐसे तौर तरीके या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आपके अंदर देशभक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। अब वो क्या चीज़ें हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे। पहला इसमें 3 पॉइंट है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फॉर आवर नेशन। सिंपल सा बात है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या है, एकदम नेशनलिज्म का भावना आना, यानी कि देशभक्ति का भावना आना अपने कंट्री के प्रति, उसी को हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जैसे मान लीजिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो एक तरीके से आपका क्या है, देश से प्यार है, देशभक्ति है आपके अंदर। इसी को आप नेशनलिज्म कह सकते हो या फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कह सकते हो। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब ही होता है अपने देश से प्यार करना, यानी कि नेशनलिज्म, सिंपल सा। ठीक है, आगे अब सवाल है कि सर ये नेशनलिज्म बढ़ता कब है, यानी कि देशभक्ति हमारा कब बढ़ता है। देखते हैं कब बढ़ता है। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। देखो, जब कंट्री में रहने वाले सारे लोग ये सोच ले कि हम सभी इसी कंट्री का हिस्सा है, जीना है इसी कंट्री के लिए, मरना है इसी कंट्री के लिए, तब देशभक्ति का भावना आपके अंदर ज़्यादा आता है। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का लेते हैं एग्जाम्पल। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, यदि ये सब सोच ले और यदि सब समझ ले कि हम सब इंडिया का हैं, यानी कि हम सभी इंडिया के अंदर हम लोगों का जन्म हुआ, मरना भी इंडिया के लिए है, जीना भी इंडिया के लिए है, तो इसी को तो कहते हैं नेशनलिज्म, देशभक्ति, इसी को कहते हैं। आगे, देयर आर मैनी वेज थ्रू विच फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैन डेवलप अमंग द पीपल। तो इसे बहुत सारे तौर तरीके हैं जिससे हमारे दिल के अंदर देशभक्ति का भावना बढ़ सकता है, यानी कि नेशनलिज्म हमारे अंदर बढ़ सकता है। तो हम लोग उसको एक एक करके देख लेंगे। पहला है इमेज के थ्रू बढ़ सकता है देशभक्ति का भावना। दूसरा है फोकलोर के थ्रू बढ़ सकता है देश के प्रति भावना। अच्छा, उसके बाद फ्लैग के प्रति भी आपके दिल के अंदर देशभक्ति जाग सकता है। और चौथा हम लोग इसमें पढ़ेंगे री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि अपने जो हिस्ट्री है, जो बीत गया, उसको याद करके भी आप देश के प्रति देशभक्ति का भावना बढ़ा सकते हैं। चलो अब इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, पहला इसमें क्या है हमारा, पहला है कि यदि आपको देशभक्ति बढ़ाना है, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हम देश के लिए मतलब जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे देश के लिए, तो ये जो भावना है आपके अंदर कैसे आ सकता है? पहला है इमेज के थ्रू आ सकता है। अब इमेज का क्या रोल है नेशनलिज्म को बढ़ाने में, जरा ये भी देखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इमेजेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। यानी कि इमेजेस जो होते हैं ना, जो तस्वीर होते हैं, ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के अंदर नेशनलिज्म के भावना को बढ़ाने में। अब कैसे होता है इमेज, कैसे रोल प्ले करता है, जरा इसके बारे में देखा जाए। इन 20th सेंचुरी द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया वॉज द इमेज ऑफ भारत माता। देखो, आज हम लोग, जैसे मान लीजिए, सपोज करो, यदि हम लोग आज इंडिया को जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में कोई मैच हो रहा है और वहाँ पे प्लेयर खेल रहा है और उस प्लेयर के टी शर्ट के आगे ना इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये इंडिया का प्लेयर है। यानी कि आज इंडिया का पहचान किसके वजह से हो रहा है बताओ? उसके फ्लैग के वजह से हो रहा है। लेकिन 20th सेंचुरी में इंडिया का पहचान इंडिया के फ्लैग से नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर जो भारत माता का इमेज था उसके थ्रू होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 20th सेंचुरी में इंडिया का पहचान किसके थ्रू होता था?
भारत माता का, भारत माता का इमेज वही हमारा उस समय पे पहचान था। यदि कहीं पर भारत माता का फोटो दिख जाता था तो लोग समझ जाते थे कि अच्छा ये आदमी कहाँ का है, भारत का है, इंडिया का है। ठीक है, आगे। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस नाम को याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर भारत माता का सबसे पहला इमेज यदि किसी ने बनाया तो उनका नाम क्या था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे। In the 1870s, he wrote Vande Mataram as a rhyme to the motherland. 1870 में ये वंदे मातरम लिखते हैं, जो कि आपको भी पता है क्या है, हमारा एक नेशनल सॉन्ग है। अच्छा, कई बार ना नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, नेशनल एंथम मतलब आपका जन गण मन है, ठीक है, और नेशनल सॉन्ग आपका कौन है, वंदे मातरम। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था, इन्हीं के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। तो यहाँ पे दो चीज आपको दिख रहा है जो कि एक ही आदमी ने किया। भारत माता का सबसे पहला इमेज इन्हीं ने बनाया, और वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और ये बेसिकली जो इन्होंने लिखा था ना, एक तरीके से मदरलैंड के लिए लिखा था, यानी कि भारत के लिए इन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। अब बाद में इन्होंने जो वंदे मातरम लिखा था, इस वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है आज, इनको इन्होंने अपने नॉवल में इंक्लूड कर दिया। इनका नॉवल का नाम था आनंद मठ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉवल था हमारा। तो यहाँ पे तीन तीन चीज़ें केवल एक इंसान के ऊपर है। तो कहीं भी ये सब सवाल ना MCQ में जब आएंगे तो याद रखिएगा कि पहला इमेज बनाया गया इन्हीं के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। वंदे मातरम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, और आनंद मठ जो नॉवल था वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और ये जो आपका वंदे मातरम था, इनको बहुत ही बड़े लेवल पे गाया गया। कहाँ पे, बंगाल में, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब। अब सवाल है कि सर स्वदेशी मूवमेंट क्या था बंगाल में, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। हालांकि आपको पढ़ना तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। बंगाल में एक मूवमेंट चला, उसका नाम था स्वदेशी। और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम लोगों को अपने देश के सामानों को अपनाना है, यानी कि कपड़ा ब्रिटिशर्स का नहीं खरीदना है, खादी पहनना है अपना खुद का। शराब बिल्कुल अंग्रेजों का नहीं इस्तेमाल करना है, मतलब शराब इस्तेमाल करना ही नहीं है। अंग्रेजों के हर चीज़ों को बहिष्कार करो, सिंपल सा। स्वदेशी का मतलब ही होता है अपने कंट्री के सामानों को इस्तेमाल करो, सिंपल सा। तो इसको बढ़ाने के लिए बंगाल में एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और इस मूवमेंट में बहुत ही बड़े लेवल पर वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, आगे। ऑल्सो अवनींद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। याद रखना, पहला इमेज तो इन्होंने बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन बाद में एक और भारत माता का इमेज बनाया गया, किनके द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा जो भारत माता का पिक्चर बनाया गया था ये थोड़ा सा डिफरेंट था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से। क्या था, देखो, इन हिज पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर, शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बिल्कुल पहला भारत माता का पिक्चर बनाया था, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो बनाया भारत माता का पिक्चर वो उनसे डिफरेंट था। इनके भारत माता पिक्चर को देखकर ऐसा लगता था कि भारत माता बिल्कुल शांत है, एकदम, मतलब डिवाइन का, मतलब तरीके से पवित्रता का एक निशान है, स्पिरिचुअल है, मतलब जो एक बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं भारत माता का इमेज, वैसा इन्होंने बनाया था। ठीक है, आगे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो ये हो गया हमारा पहला। तो पहला आपने ये देखा कि नेशनलिज्म बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है, इमेज करता है। अब देखो यहाँ पे आपका फोकलोर का क्या इंपॉर्टेंस है। फोकलोर का मतलब होता है कुछ ऐसे चीजें जो कि बहुत समय पुराने से चल रहा है, यानी कि फोकलोर का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक आर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि वैसा डांस, वैसा गाना या फिर वैसा चित्र जो कि बहुत ही पहले समय का है। ठीक है, तो फोकलोर का मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसा क्या पुराना पुराना हमारे पास था जिसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो देश का भावना बढ़ जाता है, देश के प्रति फीलिंग बढ़ जाता है। वही हम लोग इसमें देखेंगे। चलो देखा जाए क्या है। फोकलोर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, यानी कि लोगों के अंदर यदि देशभक्ति का भावना बढ़ाना है तो फोकलोर हमारा एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इन द लेट 19th century, Indian nationalists toured village to village to gather folk songs and legends। याद रखिएगा, 19th century के आखिरी वाले दौर का बात हो रहा है, लगभग 1800
1880 के आसपास, 1890 के आसपास, उस समय का बात हो रहा है। उस समय पे हमारे इंडिया के कुछ बड़े बड़े नेशनलिस्ट, बड़े बड़े देशभक्त लोग गांव गांव घूमते थे और हर गांव में ना अलग अलग गाना होता है, उनका अलग अलग प्रकार का कविता होता है। तो जो पुराना गाना था, पुराना कविता था, वो ये लोग इकट्ठा करते थे। ठीक है, इकट्ठा क्यों करते थे भाई? ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये गाना भी हमारे पहले चलता था, जो कि हम लोगों ने भूल गया है, हम लोगों ने उसको भुला दिया है। तो दोबारा यदि देखो ऐसे होता क्या ना, बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, जो चीज़ हम लोगों ने 100-150 साल पहले छोड़ दिया, यदि वो चीज़ हमारे सामने अचानक प्रस्तुत किया जाए तो एक तरीके से हमारे कंट्री को लेकर एक अच्छा फील हम लोग महसूस करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि अब तो बैलगाड़ी का कल्चर चला गया, लेकिन यदि बैलगाड़ी को यदि अभी इस्तेमाल किया जाए जैसे 100 पीस दिखाने के लिए आपको, तो आपको क्या याद आएगा? इंडिया का 100 साल 150 साल पीछे का इंडिया आपको याद आ जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि अरे यार हमारे इंडिया में ना पहले ऐसा भी हुआ करता था, जो कि पूरी तरीके से अब क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो पुराने चीज़ों को याद दिलाकर भी लोगों के अंदर देशभक्ति का भावना बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They believed that it gives a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. तो ये जो पुराना हमारा गाना है, पुराना डांस है, पुराना पेंटिंग है, ये हमारे कल्चर का एकदम ट्रू पिक्चर है। मतलब कि हमारा कल्चर पहले ऐसा ही था, लेकिन अब ये धीरे धीरे समाप्त इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हमारे ऊपर वेस्टर्न चीज़ों ने हमला कर दिया है। हमला करने का मतलब वेस्टर्न चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। जैसे उस समय पे अंग्रेज यहाँ पे थे हमारे इंडिया में, तो हम लोग अपने कल्चर को छोड़कर किसको फॉलो करते थे? अंग्रेजों के कल्चर को फॉलो करते थे। जैसे उस समय के इंडिया के लोग धोती कुर्ता ज़्यादा पहनते थे, पगड़ी बांधते थे। हम लोगों ने क्या कर दिया? कोट पैंट पहनना चालू कर दिया, शर्ट पैंट पहनना चालू कर दिया। तो ये क्या हो रहा था? तरीके से हमारा कल्चर बदल रहा था। तो यही सब हमारे बड़े बड़े नेशनलिस्ट लोग, बड़े बड़े देशभक्त लोग गाँव गाँव घूमते थे और लोगों को ना कविता इकट्ठा करके, कहानी इकट्ठा करके लोगों को बताते थे कि देखो पहले हमारे पूर्वज ऐसे रहा करते थे, जो कि हम लोग अब नहीं रह रहे हैं। तो तरीके से वो क्या कर रहे थे? लोगों के बीच में देशभक्ति का भावना मतलब बढ़ा रहे थे कि हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर दिया है ना, ये सब चीज़। आगे आगे बढ़ते हैं। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लीड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत मतलब बहुत ज्ञानी आदमी के साथ साथ बहुत बड़े इंसान भी थे ये। तो रविंद्रनाथ टैगोर खुद गांव गांव घूमते थे। बैलेट्स यानी कि छोटे मोटे कहानी वाले कविता हो गए, कहानी हो गए, छोटे मोटे कविता हो गए, गाने हो गए, नर्सरी राइम्स हो गए, कुछ कहानियाँ हो गए, ये इकट्ठा करते थे। यानी कि बेसिकली पुराने चीज़ों को ये इकट्ठा करते थे ताकि लोगों को बताया जा सके कि हाँ हमारा पहले कल्चर ऐसा था। तभी तो लोगों के अंदर में ना देशभक्ति का भावना आएगा। ठीक है, कि यार पहले हम लोग ऐसे थे, अब हम लोग बदल चुके हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, वही चीज़ है। एंड लीड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल, और इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था किस चीज़ के लिए? कि हमारा जो पुराना कल्चर है उसको जिंदा रखा जाए, उसको पूरी तरीके से नष्ट ना किया जाए। ठीक है, आगे इन मद्रास, मद्रास का बात करते हैं जिसको हम लोग आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। इन मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। इसको उन्होंने नाम रखा था द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। बात करें मद्रास में, तो मद्रास में एक इंसान थे, इनका नाम था नतेशा शास्त्री। इन्होंने तमिल फोक टेल्स का मतलब वैसे कविता, वैसे कहानी जो किस लैंग्वेज में है? तमिल में है। उन्होंने 4 वॉल्यूम इसका क्रिएट किया था। 4 वॉल्यूम का मतलब ऐसे समझ लो, 4 उसका एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से यानी कि 4 किताब उन्होंने लिख दिया था साउथ इंडिया के फोक टेल के ऊपर। यानी कि साउथ इंडिया में क्या कल्चर था, क्या गाना था, क्या कहानी, क्या कविता, क्या नाटक था, ये सब उन्होंने अपने इस किताब में लिख दिया था जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। तो बताओ ये किसने लिखा था? नतेशा शास्त्री जी ने लिखा था, जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर। इनका मानना ये था कि जो फोकलोर है यानी कि जो पुराने कहानी कविता ये सब है, ये हमारा नेशनल लिटरेचर है, यानी कि हमारे कंट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दैट वाज it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics। इसका मतलब ना यहाँ पे एक बहुत स्टेटमेंट अच्छा लिखा गया है। इनका मानना यह था कि इंसान का जो असली चरित्र है, उनका जो असली गुण है, वो तो हमारे फोकलोर में छुपा हुआ है, यानी कि पुराने कल्चर में छुपा हुआ है और उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये इनका ऐसा कहने का मतलब था। ठीक है,
तो अपने दूसरा तरीका ये देख लिया देशभक्ति के भावना को बढ़ाने का, वो क्या था आपका फोकलोर, यानी कि पुराने पुराने चीज़ों को दोबारा जिन लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए तो एक तरीके से कंट्री को लेकर अच्छा भावना आ जाता है, कंट्री से लोग प्यार करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है थ्रू फ्लैग्स, यानी कि झंडे का इस्तेमाल यदि किया जाए तो भी जाकर लोगों के दिल में नेशनलिज्म का भावना बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें बेसिकली हम लोग फ्लैग के बारे में बात करेंगे। देखा जाए, फ्लैग्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, यानी कि झंडा भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के दिल के अंदर नेशनलिज्म का भावना फैलाने में। यानी कि यदि आपको कंट्री से प्यार करना है, आप कंट्री को बहुत चाहते हैं, तो उसको बढ़ाने में एक आपका झंडा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपना IC समझो आप, जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं या फिर जब हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हमारे हाथ में झंडा होता है। उस दिन हम लोग क्या महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कंट्री के प्रति मोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसा लगता है ना कि यदि कंट्री पर कोई आंच आ जाए तो सबसे पहले हम लड़ने के लिए चले जाएं। तो ये जो आपके अंदर ये भावना आया, इसी को तो कहते हैं देशभक्ति, इसी को तो इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म। तो ये झंडे से भी आता है। कैसे आता है जरा देखा जाए। ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइंड, और इस तिरंगे में 3 रंग कौन कौन थे याद रखिएगा, रेड, ग्रीन और येलो। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था बंगाल में, उसमें जो तिरंगा इस्तेमाल किया गया उसमें कौन से 3 रंग, तो रेड, ग्रीन और येलो था। ठीक है, आगे ये इंडिया का पहला झंडा था। आगे, इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम। इस झंडे का ना कुछ फीचर्स है। इस झंडे का फीचर्स पहला ये था कि उस झंडे में 8 लोटस था। 8 लोटस ये बताता था कि 8 अलग अलग जगहों पे रूल है किसका, ब्रिटिशर्स का। कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो ये जो 8 लोटस थे वो रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश के 8 प्रोविंसेस को, यानी कि ब्रिटिश के मेन 8 सेंटर को इंडिया के अंदर। पहला ये था हमारा। दूसरा, इस फ्लैग में एक क्रिसेंट मून था। क्रिसेंट मून का मतलब होता है अर्ध चांद, जो आधा चांद होता है ना, वो वाला था। ये आधा चांद रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम को, क्योंकि भाई चांद तो सबका है। तो ये चांद हिंदू और मुस्लिम को डिनोट करता था। लेकिन जो वो 8 लोटस था वो ब्रिटिश के 8 बड़े बड़े जगहों को रिप्रेजेंट करता था जहां पे इंडिया में उसका कंट्रोल था, 8 प्रोविंसेस को। आगे, ये हमारा पहला झंडा था इंडिया का। अब गांधी जी ने अपना एक अलग झंडा बनाया था इंडिया के लिए। वो कौन सा झंडा था देखो। इन 1921 गांधी जी हैड ऑल्सो डिजाइंड अ ट्राई कलर फ्लैग। गांधी जी ने जो झंडा बनाया ना उसका रंग देख लो क्या था, रेड, ग्रीन, व्हाइट। इसमें क्या था, रेड, ग्रीन, येलो। इसमें भी रेड ग्रीन है, लेकिन येलो की जगह पे क्या कर दिया, केवल व्हाइट कर दिया। या तो इससे क्या होगा, याद रखना आपको बड़ा आसान हो जाएगा। पहले में रेड, ग्रीन, येलो, इसमें रेड, ग्रीन, व्हाइट, सिंपल है। तो येलो की जगह पे व्हाइट आ गया था। लेकिन गांधी जी के झंडे का भी अपना एक अलग फीचर्स था। क्या फीचर्स था देखा जाए। इट हैड अ स्पिनिंग व्हील, जिसको हम लोग आम भाषा में चरखा कह देते हैं, इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। गांधी जी ने जो अपना झंडा बनाया था ना, इस झंडे में एकदम बिल्कुल बीचों बीच एक चरखा बनाया गया था। और उस चरखे का इस्तेमाल उस समय पे हम लोग धागा बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, कपड़े का बुनाई करने के लिए करते थे। ठीक है, और गांधी जी जो वो चरखा इस्तेमाल किए थे उस झंडे में, वो दिखाना चाहते थे सेल्फ हेल्प को। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है कि आप अपने ऊपर निर्भर रहो, अंग्रेजों के ऊपर कब तक निर्भर रहोगे। ये गांधी जी का कहने का उस समय में मतलब था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो झंडा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है देशभक्ति के भावना को बढ़ाने में। ठीक है, अगला और सबसे लास्ट आपका चौथा नंबर है, 4th है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखो इसमें था क्या ना, बताते हैं आपको। अंग्रेज हम लोगों को ना बहुत ही नीच आदमी समझता था। अंग्रेज ये बोलते थे ना कि इंडियंस बहुत ही अनसिविलाइज है, यानी कि बहुत बेकार लोग है, ये अपने से ये लोग अपना ख्याल भी नहीं रख सकते हैं, अपने से अपने कंट्री को रूल भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं था, एकदम बड़ा बेकार समझता था, भेड़ बकरी की तरह समझता था। इसके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं था वो। लेकिन जब हम लोगों ने अपने हिस्ट्री को पलट के देखा, क्योंकि उस समय पे हमने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, उस समय पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। जब उन्होंने जो ग्रेट अचीवमेंट किया था उनको जब हम लोगों ने याद किया तो हमारा एकदम दिल पूरा एकदम खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, क्योंकि देखो अंग्रेज हम लोगों को भले ही बुड़बक समझता था,
लेकिन क्या वाकई में हम लोग बुड़बक थे क्या? नहीं, हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत लंबे लंबे काम किए हैं। तो वही हम लोग क्या करने वाले हैं, री इंटरप्रेट करने वाले हैं, दोबारा उसको दोहराने वाले हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, यानी कि इतिहास एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके अंदर देशभक्ति के भावना को बढ़ाने में। लेकिन कैसे, वो देखा जाए। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स हम इंडियंस को बहुत ही पिछड़ा समझता था, पिछड़ा मतलब बैकवर्ड, बहुत ही नीच समझता था, और प्रिमिटिव यानी कि पुराने ख्यालात के लोग हम लोगों को वो समझता था। इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, और वो ये भी मानता था कि इंडिया के लोग इतना खत्म लोग हैं, इतना बुड़वाक लोग, मतलब बुड़बक लोग हैं कि ये अपने लोगों का खुद ध्यान नहीं रख सकते, यानी कि ये लोग अपना कंट्री खुद नहीं चला सकते। ये अंग्रेज मानता था ऐसा। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हम लोग थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इन रिस्पॉन्स, अब उनको आईना दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। उनको आईना दिखाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम लोग बहुत नीच नहीं हैं, हम लोग बहुत ही पिछड़े नहीं हैं, हम लोग उतने भी बेकार नहीं हैं, उनको ये एहसास दिलाने के लिए हम लोगों ने अपने हिस्ट्री को पलटना चालू किया। तो जब हम लोगों ने अपने इतिहास को पलटा तो पता चला कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत खतरनाक खतरनाक काम करके गए हैं। खतरनाक काम कहने का मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए हैं जो अंग्रेजों ने आज तक नहीं किया। तो क्या क्या हमने किया था, जरा देखा जाए। इंडियंस रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम यानी कि पुराने समय में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें हमने काम किया है। साइंस एंड मैथमेटिक्स में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। रिलीजन एंड कल्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। लॉ एंड फिलॉसफी में हम लोग वो बहुत आगे थे। ट्रेड और क्राफ्ट और ट्रेड में भी हम लोग बहुत आगे थे। तो ये सब फील्ड में हम इंडियंस ने बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया था। लेकिन हम लोग क्या कर गए थे, इन सब चीज़ों को भूल गए थे। तो जब दोबारा हम लोगों को ये सब याद आया तो दोबारा हमारे अंदर देश के प्रति एक अच्छा फीलिंग आ गया, देश के प्रति एकदम प्यार आ गया, देशभक्ति हमारे अंदर आ गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये चौथा ऐसा रीजन था जिसके वजह से हमारे अंदर देशभक्ति का भावना बढ़ सकता है। ठीक है, तो जब एग्जाम में आए तो चारों को यदि आप पूरा ना लिख पाएँ सारे पॉइंट, तो कम से कम आप चारों में से 2-3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। 4 आपने पढ़े हैं, चूँकि पॉइंट सभी में बहुत ज़्यादा है, ऐसे आप देखेंगे तो लगभग 15-16 पॉइंट हो जाएगा, उतना याद नहीं रखना है। चारों में से कम 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीटली खत्म हो गया। कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को इस चैप्टर में और इस चैप्टर के अंदर किसी भी टॉपिक में कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।